हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये कितना इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की महत्वता आप ऐसे सोच सकते हैं कि धरती से लेकर आसमान तक आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इवन मरने के बाद भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके अंदर आप कुछ 5 सब टॉपिक में बांट सकते हैं। कुछ 5 सब टॉपिक्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर, देखिए, जब आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी ज़िंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर कहें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो अब बात क्या आती है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना चाहिए। तो इस जानने की कड़ी में सबसे पहले आपको सीखना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जब तक आप चार्ज के बारे में नहीं सीखेंगे तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जानेंगे। आपको अगर छत पे चढ़ना है, तो छत पे चढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? इस पहले स्टेप पे चढ़ना पड़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सीखनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप चार्ज के बारे में जानिए। कौन से चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तत्पश्चात आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे। फिर आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखेंगे। फिर आप इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सीखेंगे। इसके बाद में कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है, जिनके बारे में हम चलते चलते बात कर लेंगे, और प्रश्न तो आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसको हम करते हैं पहले इरेज। चलिए, तो अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपके एनसीईआरटी ने, या फिर कहें आपके किताब ने, 3 एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। सबसे पहले क्या कहा है कि आप कॉम्ब लीजिए और कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और इसके बाद में उस कागज के टुकड़े को हाथ पे रखिए, कहीं रखिए, रख लीजिए, और कॉम्ब को, कॉम्ब बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं, उसके पास ले आइए। क्या वो अट्रैक्ट करेगा या फिर कहीं कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी कंघी को आप अपने ड्राई हेयर में रब करिए, इसके बाद में उसको पास में लाइए। क्या होगा? वो जो कागज होगा वो उस कंघी में चिपक जाएगा। क्या होगा? कंघी में चिपक जाएगा। पहला एग्जाम्पल तो ये था। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है कि आप कॉम्ब जो है वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट्स किसको अट्रैक्ट करता है? पेपर के पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टुकड़े को क्या बोलते हैं? पार्ट्स बोलते हैं। अट्रैक्ट पेपर पार्ट्स नहीं बोलते हैं, भूल गए हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, समझ जाइए। कॉम्ब क्या करता है? कागज के छोटे छोटे टुकड़े को वो अट्रैक्ट करता है। कब? जब आप कॉम्ब को अपने बाल में रगड़ लेते हैं। अभी हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। पहला एग्जांपल तो ये दिया है कि आपको चार्ज को समझाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? कॉम्ब को रब करना है बाल में, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कराना है। क्या वो अट्रैक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब इसके बाद में आपको कहता है अगला काम करने के लिए क्या? आप लीजिए ग्लास रॉड। क्या लीजिए? ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड को आप क्या करिए? रब करिए। किससे रब करना है? सिल्क क्लॉथ से। और सेम वही काम करना है कि ग्लास रॉड को पेपर के पास लाना है, और क्या करेगा? पेपर अट्रैक्ट होगा ग्लास रॉड से। क्या? ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स पेपर। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है इबोनाइट रॉड। और इबोनाइट रॉड को भी आपको क्या करना है? रब करना है। किसके साथ? वूलन क्लॉथ से भाई साहब इसको रब करिए, और इबोनाइट रॉड भी क्या करेगा? अट्रैक्ट पेपर। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किसको? पेपर को। कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आपको पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। पेपर के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और सबसे पहले आपको ड्राई कॉम्ब
कॉम ड्राई रहे, प्लास्टिक का रहे, उसको आप सबसे पहले इसके पास ले जाओगे, क्या ये अट्रैक्ट करेगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप बाल में कॉम को रब कर दोगे, इसके बाद में पेपर के पास ले जाओगे, तो पेपर नहीं अट्रैक्ट करेगा, कॉम करेगा। कॉम विल अट्रैक्ट द पेपर पीसेस, पीस बोलते हैं, पार्ट नहीं बोलते, हम भूल गए थे। CES संभालिएगा भाई साहब, अंग्रेजी हिंदी सब गड़बड़ है, ठीक है। कॉम क्या करेगा? पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अगली चीज सीखिए, क्या? ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को आप रब करेंगे किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ। तो क्या होगा? जो ग्लास रॉड होगा वो पेपर के पीस को अट्रैक्ट करेगा। कब? रब करने के बाद में, ये बात ध्यान दीजिएगा, रब करने के बाद अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। बिना रब किए ले जाओगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगली चीज क्या थी? कि इबोनाइट रॉड को भी आप रब करिए, वूलन क्लॉथ के पास ले जाए, सॉरी, इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करना है और लेके जाना है पेपर के पास, और इबोनाइट रॉड क्या करेगा? पेपर के पीस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अभी तक आपको सिर्फ इतनी बात जाननी है, अभी आप चार्ज पे आए नहीं है, केवल इतनी चीजें जानिए। कॉम्ब पेपर के पीस को अट्रैक्ट करेगा कब? जब कॉम्ब को आप रब करेंगे। इसको हम थोड़ा सा और दूसरे शब्दों में लिख देते हैं। क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं, देखिए हम ऐसे लिखते हैं, आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट रब्ड विद, ठीक है। देखिए कॉम्ब है, कॉम्ब को कहाँ रब करना है? ड्राई हेयर, ठीक है। ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ, इबोनाइट रॉड वूलन क्लॉथ। इतनी बात आप समझ गए? आपको इन तीनों चीजों को रब करना है, और रब करने के बाद में ये तीनों चीजें क्या करेंगे? आप यहीं लिख लीजिए, अट्रैक्ट्स द पेपर पीसेस, CES। अब मुझे लगता है आप समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट कॉम्ब है, ग्लास रॉड है, इबोनाइट रॉड है, ड्राई हेयर में रब करना है, सिल्क क्लॉथ से रब करना है, वुलन क्लॉथ से रब करना है, और ये अल्टीमेटली क्या करेंगे? पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक चीज और जान लीजिए, आपकी एनसीईआरटी ने कहा है कि जब आप रब करते हो तो ये कुछ चार्ज ऑक्युपाई करता है। बोलने को आप केवल अभी इतना जान लीजिए कि आपका ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है और इबोनाइट रॉड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब मैंने बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन आपको चार्ज पता भी तो होना चाहिए चार्ज क्या होता है। मैंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब जान लीजिए कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या होता है? सिंपल सी चीज जान लीजिए चार्ज क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चार्ज की, तो अब हम जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। आपको एक चीज मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट कॉम्ब को आपने ड्राई हेयर पे रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब किया, तो क्या किया? अट्रैक्ट किया पीस ऑफ पेपर को। अब आप समझ लीजिए चार्ज क्या होता है। चार्ज को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप सिंपल सी चीज जान लीजिए क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर हम इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी तो होता है लेकिन बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। आप ऐसे लिख लीजिए कि चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर results into attraction or
रिपल्सन। रिपल्सन तो मैंने एक बहुत आसान सा, बहुत सा साधारण शब्दों में डेफिनेशन आपको लिखवा दिया है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जिसके वजह से आप अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन को देख सकते हो, या फिर कहें जिसका परिणाम क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। आप एक बात और जान लीजिए, चार्ज को आप सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से जान लीजिए, किससे? एक जान लीजिए अट्रैक्शन से, एक जान लीजिए रिपल्सन से। एक जान लीजिए अट्रैक्शन से, एक रिपल्सन से। यानी कि जहां पे भी चार्ज की बात आएगी वहां जान लीजिए कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन की कुछ ऐसी बातें होंगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप ऑफ चार्ज के बारे में तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लें इसके बाद में। ठीक है, हम सीखते हैं क्या टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, तो देखिए दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब बात आएगी कि आप पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस में लेके चलते हैं, थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं, जहां पे आपका बुक नहीं गया है, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको टच करा के हम वापस लेते आएंगे। ठीक है, सुनिए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक एटम की। एटम की, आप एटम के बारे में जानते हो। एटम की, एटम के पास एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आप बना दो यहां पे एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या हो, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल तो हाँ सर्कल ही होता है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, जिसपे क्या होते हैं, जहां बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जहां पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बाहर क्या होता है? ये तो हो गया अंदर की बात, ये हो गया अंदर की बात। ये किसकी बात हो गई? न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की बात है। बाहर क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अब जान लीजिए, यही जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसको आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से चार्ज एक्सर्ट होता है किसी बॉडी पे, या कहीं किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है। हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन is the reason behind charge। आप बोल सकते हैं ये बात, बड़े आराम से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही वो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज आता है। अब एक बात और जान लीजिए कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। एक बात जान लीजिए, ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। जबकि प्रोटॉन के पास कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ गए बात, समझ गए बात। अब जान लीजिए, जान लीजिए चार्ज क्यों किसी बॉडी पे आता है, किसी बॉडी पे क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन्स की फेरबदल की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर जाने की वजह से चार्ज आता है। आप ऐसे जान लीजिए, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है। लेकिन ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर ये कंघी है, ये कंघी है तो नहीं, पेन है, अगर ये कंघी है तो ये इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम इसको रब करते हैं,
अगर हम इसको रब करते हैं तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या पाएंगे, वो एनर्जी पाएंगे और एनर्जी पाके मेरे बाल पे चिपक जाएंगे या फिर कहीं बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपल सी चीज आप ऐसे जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस एटम में न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए जब भी आप रब करते हो या फिर एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता है और इलेक्ट्रॉन के बाहर भागने की वजह से किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है। इसके बारे में आप आगे बात करोगे, बस आप ऐसे जान लीजिए कि जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, सुनिएगा, फिर से सुनिए, जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब किसी बॉडी पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। ठीक, अभी आप इतनी चीज जान लीजिए क्या कि चार्ज दो टाइप का होता है। ये बात ध्यान लीजिए, ये एक्स्ट्रा है, ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये आप ना लिखें, कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं पूछने आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो पिछली स्लाइड में बताए हैं उसको लिखना है, जानना है और इसके बारे बाद में जानना है कि टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब आप एक चीज और जान लीजिए, आपकी बुक में लिखा है कि आपने जो एग्जाम्पल लिया था, आपने लिया था कॉम्ब, ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड, ठीक है। 3 एग्जाम्पल लिया था जिसमें से कॉम्ब के बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड के बारे में बात किया गया है कि जो आपका ग्लास रॉड होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप लिख लीजिए कि जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। जब ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तब ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है, उससे पहले वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। क्योंकि अगर उससे पहले वो पॉजिटिवली चार्ज होता तो क्या करता, वो पीसेस को अट्रैक्ट करता। किसके पीस? पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता। चूंकि वो पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है पहले, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल होता है। ग्लास रॉड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कब? when rubbed with सिल्क क्लोथ। जब आप सिल्क क्लोथ से रब करते हो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और क्या है? और है कि जो आपका इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड जो होता है वो कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। इबोनाइट रॉड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। when rubbed with किसके साथ रब कर रहे? जब वुलन क्लॉथ। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जब मैं पढ़ता था तो मुझे कंफ्यूजन होता था कि कौन सा इबोनाइट होगा, कौन सा नेगेटिवली होगा, कौन सा पॉजिटिवली होगा। सिंपल सी चीज है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्लास रॉड, यहाँ पे ग्लास रॉड और यहाँ पे है इबोनाइट रॉड। आप एक चीज ध्यान दीजिए, इबोनाइट में N है और N से होता है निगेटिव। दैट मीन्स जहां पे इबोनाइट रॉड आएगा N की वजह से वहां नेगेटिव चार्ज होगा और बचा क्या? ग्लास रॉड होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। इतनी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। ये आपके लिए एक्स्ट्रा था, आप ना जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी चीज क्या थी इसमें मैंने आपको चार्ज बताया था कि किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है क्योंकि अभी इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। पहले इतनी चीजें आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ जरूर आई होगी। चलिए, तो अब आपके बुक में 2 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दिया गया है, हम उसको जान लेते हैं। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं। पहला है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक। और दूसरा क्या है? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर और क्या है? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर।
रिपेल ईच अदर। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या दिया है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट दिया है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और दूसरा दिया है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस मतलब क्या? आपने दो टाइप के चार्ज पढ़े, एक पढ़ा पॉजिटिव, एक पढ़ा नेगेटिव, एक पढ़ा पॉजिटिव, एक पढ़ा नेगेटिव। यानी कि ऑपोजिट मतलब क्या? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक, अगर आप ऑपोजिट में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप याद रखिए अनलाइक चार्जेस, अनलाइक सब समझ जाएंगे। सेम चार्जेस मतलब क्या? सेम चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। यानी कि अगर हम कहीं पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव रखते हैं तो क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम कहीं नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव रखते हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस की बात करते हैं। यानी कि जब हम पॉजिटिव चार्ज के साथ में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन अट्रैक्शन समझते हैं ना? रिपल्सन मतलब दूर दूर जाएंगे, दूर दूर, दूर दूर, ठीक है। और यहां अट्रैक्शन मतलब पास पास, पास पास, ठीक है, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव को पास रखेंगे तो रिपल्सन होगा। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव को पास रखें तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। तब भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक। ये दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपने पढ़ लिया, दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। कुछ और चीजें चार्ज के बारे में हम बात करेंगे कि चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ फॉर्मूला है चार्ज से रिलेटेड, फॉर्मूला है उसके बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको उतार लें। आई होप ये चीज भी आपको समझ आई होगी। आइए तो हम कुछ बातें और जान लेते हैं चार्ज के संबंध में, आगे की बातें जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चार्ज को आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? चार्ज को आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बात हमेशा याद रखिएगा। अगली चीज क्या है कि SI यूनिट क्या है चार्ज की? यूनिट क्या है चार्ज की? तो SI यूनिट होता है चार्ज का कूलॉम। कूलॉम होता है क्या? SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कूलॉम को डिफाइन किया गया है तो सीख लेते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है क्योंकि आपको अभी बेसिक चीजें जाननी है, लेकिन सीख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए कूलॉम, अगर आपको एक कूलॉम को डिफाइन करना हो, हमने बोल दिया कि आप चार्ज को किससे डिफाइन करते हो? कूलॉम से डिफाइन करते हो। तो अगर कोई पूछ ले कि कूलॉम क्या होता है, कूलॉम क्या होता है, तो एक कूलॉम को आप ऐसे डिफाइन करते हो कि फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम इट। ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझा देते हैं, सुनिए। एक कूलॉम चार्ज वो होता है कि एक कूलॉम चार्ज से आप 9×10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हो किसी भी बॉडी पे जो कि 1 मीटर दूर रखा हो। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप बोलते हो इसको एक कूलॉम चार्ज, अगर आप इसको बोलते हो एक कूलॉम चार्ज और कोई एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, कोई एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ा सा समझा देते थे, किसी का समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, एक कोई बॉडी है और बोल देते हैं एक कूलॉम चार्ज लगा रहा है। तो एक कूलॉम चार्ज इस बॉडी पे इतने न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा जब 1 मीटर, जहां से एक कूलॉम चार्ज इस पे लग रहा है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो? 1 मीटर हो। फिर से सुनिए, किसी भी बॉडी पे लगने वाला एक कूलॉम चार्ज इतना फोर्स एक्सर्ट करता है, कितना फोर्स एक्सर्ट करता है? इतना 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी कि आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक कूलॉम चार्ज एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी पे जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस की गई हो। यानी कि ये आपकी एक बॉडी है जिसके ऊपर एक कूलॉम चार्ज लगाना है। एक कूलॉम चार्ज जब लगेगा तो इतने न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस होगा। याद रखिएगा, जब भी इस बॉडी पे एक कूलॉम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है। आप ऐसे जान लीजिए कि जब भी इस बॉडी पे एक कूलॉम चार्ज लगेगा तो इतने न्यूटन का फोर्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, इतने न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस होगा।
कंडीशन सिर्फ इतनी याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस हो, जिस बॉडी से 1 कूलम्ब का चार्ज आ रहा हो, जहां से 1 कूलम्ब चार्ज आ रहा हो, उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो, वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो। 1 मीटर के रेंज में, मान लीजिए मैं हूं, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं 1 कूलम्ब चार्ज लगा रहा हूं। 1 कूलम्ब चार्ज अगर मैं लगा रहा हूं तो मैक्सिमम डिस्टेंस 1 मीटर होनी चाहिए, तब जब आपको 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कराना हो। याद रखिएगा इस बात को। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम आगे बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। देख लीजिए क्या, देखिए प्रोटॉन के ऊपर आपका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सॉरी ये एक्चुअली खींच गया है। देखिए प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब क्या, जीरो चार्ज या फिर कहें नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता है, इसलिए इसको चार्ज के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है, कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। बस एक चीज याद रखिएगा कि प्रोटॉन को आप पॉजिटिव लेते हो और न्यूट्रॉन को नेगेटिव लेते हो। बाकी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होता है। चार्ज प्रोटॉन पे कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इस पे इलेक्ट्रॉन पे कितना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब आप देख लीजिए, क्या देख लीजिए, 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है 9 × 10⁻9। ये पॉजिटिव में है भाई साहब, ये 9 पॉजिटिव में है, यानी कि 9 के बाद में आप 9 को 0 और बढ़ा दीजिए। सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 1 कूलम्ब द्वारा लगाए गए फोर्स का मैग्नीट्यूड। 1 कूलम्ब चार्ज इतना न्यूटन का फोर्स जनरेट करेगा। लेकिन अब आप ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, माइनस में एक तो चार्ज है, यहाँ देखिए -90। भाई साहब -90 बहुत छोटा होता है। तो आप देख लीजिए कि ए यूनिट ऑफ चार्ज जो कि कूलम्ब है, वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यहाँ देख लीजिए, अब मैंने लिखा है क्यू प्रोटॉन, क्यू कैपिटल में और नीचे छोटा सा प्रोटॉन। क्यू मतलब इस चार्ज, किसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज। क्यू मतलब चार्ज होता, मैंने पहले ही बताया, ध्यान दीजिए। क्यू प्रोटॉन, क्यू क्या, क्यू चार्ज, क्या चार्ज, किसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज। या फिर और किया मैंने क्यू इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें या फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इन दोनों के चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम्ब से बहुत ज्यादा छोटी है। इसलिए आप क्या करते हो, आप एक फॉर्मूला डिराइव करते हो और उस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हो। फॉर्मूला को हम बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q बराबर ±NE, या फिर हम प्लस माइनस को हटा दे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन हम प्लस माइनस ले लेते हैं। Q बराबर ±NE। आइए हम देखते हैं इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या, Q बराबर NE। Q बराबर क्या है, Q बराबर है चार्ज, N क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। ठीक है, आप समझ गए, या फिर हम इसको अलग करके लिख दें, अलग ही करके लिख देते हैं भाई साहब, जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्या लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं Q बराबर NE। ये हो गया आपका फॉर्मूला जहां पे Q बराबर क्या होता है, चार्ज, N क्या है आपका, इंटीजर है, इंटीजर भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मुझे पक्का पता है,
0 0 1 2 3 ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। ई क्या है? ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्यों होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला फॉर्मूला क्लास 10th में आपको यही याद रखना है, Q बराबर प्लस माइनस एन या फिर कहे एन, Q बराबर एन। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्या सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम चार्ज। जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन करने जाएं तो कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखें। क्या सबसे पहले चीज क्या आपको ध्यान रखना है? क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, ठीक। और दूसरा किस चीज का ध्यान देना है? क्या पूछा है। पूछा गलत लिख दिया है, अभी भी गलत है, कोई बात नहीं, हमारी हिंदी कमजोर है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक। जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन करने जाएं तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। इन्हीं का प्रयोग करके आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इस फार्मूले पे बेस्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। सबसे पहले तो आपको दे ही दिया है कि क्या पूछा है। क्या आपको पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान दीजिए, एन यही है। आपको पूछा है एन आपसे पूछा है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज आपको दे दिया है, 1 कूलम चार्ज। अच्छा, क्या आपको ई भी देगा? भाई क्यों देगा? जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो क्यों देगा, ठीक है। तो ई तो आपको पता ही है। ई बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आप फार्मूला लगा के इनको कैलकुलेट कर दीजिए। सिंपल सी चीज है। Q बराबर एन। Q आपका दिया हुआ है 1 कूलम, 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। N आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप n को इस साइड लाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर ऐसे सुनिए, n को इसी साइड रहने दीजिए और इस 1.6 को इससे डिवाइड कर दीजिए। सुनिए, स्टेप कर दे, सुनिए, कर ही देते हैं इसको, अदल बदल पहले कर देते हैं। कैसे? इसको कर देते हैं n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1। अब आप समझ जाएंगे। अब आप n को यहाँ रखिए और इस 1.6 से डिवाइड कर दीजिए। क्या? n बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या आपको एक चीज पता है? बेसिक मैथ की चीज है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है, आप ऐसे जान लीजिए, बेसिक मैथ हम यही आपको बता देते हैं कि अगर आप मान लीजिए दिया हुआ है 1/, बोल देते हैं 2⁻⁻9, या फिर ऐसे कर देते हैं 10⁻⁻2। तो ये -2 लगा है क्योंकि इसका प्लेस इस फ्रैक्शन बार के ऊपर है, लेकिन उसको नीचे किया गया है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसको 1 लिखेंगे और 1 को ऊपर ले जाएंगे, इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे। अब ये हो जाएगा +2। थोड़ी सी बेसिक मैथ की चीज बताए हैं कि 1/10⁻⁻2 लिखा हुआ, तो इस माइनस को हटाने के लिए इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? वैल्यू ये हो जाएगा। वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻²। ये आप, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे -19 है, इस -19 को हम पॉजिटिव बना रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर लेके जाए। ये माइनस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसको अभी आप नहीं ऊपर ले जा रहे हैं, इसको आप ऊपर ले लीजिए, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं। n बराबर इसको आप ऊपर लेके लिखे, कितना हो गया? 1 इंटू 10⁻⁻9, माइनस तो हट ही गया ना, +19
प्लस 19 और नीचे क्या हो गया 1.6। अब इस पॉइंट को आप जब हटाएंगे, इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो ऊपर भी आपको एक 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिख दीजिए ऊपर 10 नीचे 10। इन दोनों को जब आप 10 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 16, ठीक है। और यहाँ हो गया 10 टू द पावर माइनस 19। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको 16 से 10 को भाग करना है, तो बहुत छोटी डिजिट है, बहुत छोटी नहीं लेकिन छोटी डिजिट है। तो आपको आसानी के लिए आप क्या करिए, इस 19 से एक जीरो इसको मांग के दे दीजिए। इस 19 से एक जीरो इसको मांग के दिए तो इसके पास कितना हो गया 100 हो गया और इसके पास कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया और आपके पास यहाँ 16 हो गया। 16 से 100 को भी क्या करिए भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16 छक्का 96, 96 कितना बचा 96 4 और 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 दूनी 32, 32 कितना बचा 16 पे 84, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 80। ये क्या आपने पता किया है इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसका अर्थ समझा देते हैं। आप देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आप केवल क्वेश्चन करेंगे तो आपको उतना नहीं समझ आएगा, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो समझ तो आएगा लेकिन क्वेश्चन का आप जब तक सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आखिर बात क्या है, तब तक मजा नहीं आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज की बात करते हैं तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप याद रखिए 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये चीज आप याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बस ये याद कर दीजिएगा, ये सीख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, फिर आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए तो मैंने सोचा था कि आपको कंडक्टर इंसुलेटर भी पढ़ा देंगे लेकिन वो नहीं हम अभी पढ़ा सकते क्योंकि माय डिवाइस इज आउट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंस समझा देते हैं किस चीज के बारे में, जो क्वेश्चन हमने पूछा था अभी पहले प्रीवियस स्लाइड में। इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा, एक फॉर्मूला बताया। उससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि 1 कूलम्ब चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आपने क्वेश्चन करके Q बराबर Ne से आपने क्या निकाला, आपने ये निकाला कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा पाए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की थी। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 कूलम्ब का चार्ज कितना बड़ा है, 1 कूलम्ब का चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब आप इसको भी चाहो तो और बड़ा कर सकते हो, कैसे, ये 2 जीरो, इसके 2 जीरो तो इसको हटाने में चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 16 17 18 16, यानी कि 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप जान लीजिए कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा चार्ज को और विस्तृत रूप से देखेंगे, स्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। इतनी चीजें आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।